साथियों नमस्कार। आज इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि असम में जो ऑयल इंडिया लिमिटेड के ऑयल फील्ड में आग लगी हुई है उस महत्वपूर्ण विषय पर आज हम बात करेंगे और कई परतों को उसकी खोलने की कोशिश करेंगे और आपको बताएंगे। ये आग जो असम में भड़की हुई है इसके लिए सरकार अभी खुद कह रही है कि कई हफ्ते इसको बुझाने में लग सकते हैं और इससे बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। इसके कई एंगल हैं जिनको हमें देखना होगा। पहली बात तो यह कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो वहां पर एक नहीं कई कुएं ड्रिल कर रही है, तेल और गैस का जो वहां पर एक्सप्लोर करने के लिए बहुत सारे वो कुएं बना रही है, तो उस विषय पर बात करेंगे। दूसरा, ये इलाका जो है बहुत ज्यादा पर्यावरण के लिहाज से, वन्य जीवों के लिहाज से और बायोडायवर्सिटी के हिसाब से संवेदनशील है, इसलिए भी ये खबर महत्वपूर्ण है। तीसरा, इसमें बहुत सारे लोग जो कोरोना से और चक्रवाती तूफान अम्फन से जिनकी जिंदगी और जीविका प्रभावित हुई थी वो और ज्यादा परेशान हो गए हैं। चौथी बात जो है लापरवाही का एंगल है, इसमें किसकी लापरवाही है, किसने गड़बड़ की और कैसे घटना हो गई। और पांचवा, इसके लिए ऑयल इंडिया लिमिटेड ने जिस कंपनी को काम दिया था, जो ऑयल इंडिया के तहत के सुपरविजन में आउटसोर्स किया गया था काम, उस कंपनी का गुजरात एंगल, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो आज हम जानते हैं इको एंड एनर्जी टॉक के इस एपिसोड में कि क्या है असम में लगी आग का गुजरात एंगल। सरकारी कंपनी ओआईएल का ये ऑयल एंड गैस फील्ड अपर असम के डिब्रूगढ़ तिनसुकिया इलाके में है। ये तस्वीरें और वीडियो आप जो देख रहे हैं वो वहां रह रहे स्थानीय लोगों और कुछ पत्रकारों ने ली हैं। हमें ये वीडियो पर्यावरण कार्यकर्ता नीलोत्पल शर्मा ने भेजी हैं। असल में पिछली 27 मई को यहां अचानक तेजी से गैस और संघनित तेल का अनियंत्रित रिसाव शुरू हो गया, जिसके बाद हालात बिगड़ना शुरू हुए। इस अनियंत्रित रिसाव को तकनीकी भाषा में ब्लोआउट कहा जाता है। अब कंपनी कह रही है कि आग को बुझाने में 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। अभी इसे 1.5 किलोमीटर के दायरे में सीमित रखे जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन जितने इलाके में ये आग फैली है वहां इसने सब कुछ तबाह कर दिया है। 7,000 से अधिक लोगों को हटाकर 1 दर्जन से ज्यादा राहत कैंपों में लाया गया है। ऑयल इंडिया लिमिटेड वो कंपनी है जिसका ये ऑयल फील्ड है। उसके 2 अग्निशमक कर्मचारियों टिकेश्वर गोहेन और दुर्लभ गोगोई की इस घटना में मौत हो गई है। कंपनी ने कहा है कि दोनों शमन कर्मचारियों के परिवारों को कुल मिलाकर 1.6 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। उधर सिंगापुर से एक्सपर्ट टीम आ गई है जो आग बुझाने में मदद करेगी, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि खुद सरकार के मुताबिक 4 हफ्ते से ज्यादा का वक्त इस आग को बुझाने में लगेगा। अब हम आपको बताते हैं कि इस कहानी में ये जो घटना हुई है इतनी बड़ी, जिसकी वजह से हजारों लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है, उसमें लापरवाही का क्या एंगल है। लापरवाही का इसमें एंगल ये है कि ये काम ओआईएल ने काम का एक बड़ा हिस्सा आउटसोर्स किया हुआ था गुजरात बेस्ड एक फर्म जॉन एनर्जी जिसका नाम है। और जॉन एनर्जी ये जो फर्म है वो 27 मई को जब अनियंत्रित रिसाव शुरू हुआ उस वक्त वो पिक्चर में आती है। 27 मई को क्या हुआ कि अनियंत्रित गैस का अनियंत्रित रिसाव शुरू हुआ और उसके साथ कंडेंस जो है ऑयल निकलने लगा। इसको तकनीकी भाषा में जब ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है, जब अनकंट्रोल्ड लीकेज होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ब्लोआउट हो गया है। तो वो जब ब्लोआउट हुआ तो उस वक्त जो वर्तमान कुआं है उसके बगल में, उसके पैरेलल एक दूसरा जो है ड्रिलिंग का काम जॉन एनर्जी फर्म जो है वर्कओवर जिसे कहा जाता है वो कर रही थी। और उस वक्त एक ब्लोआउट प्रिवेंटर जिसे बीओपी कहा जाता है तकनीकी भाषा में, जो कि ऐसी स्थिति ना हो उसके लिए जो व्यवस्था की जाती है, जो मैकेनिज्म लगाया जाता है, उसको हटा लिया गया था। कहा जा रहा है कि इसी वजह से यह पूरी दुर्घटना हुई है। इस बारे में कारण बताओ नोटिस ऑयल इंडिया लिमिटेड, जो हमारी सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड है, उसने जॉन एनर्जी को दिया। जॉन एनर्जी ने इसका जवाब दिया और यह पता चल रहा है कि उस जवाब से सरकार खुश नहीं है। एक और एंगल है इसमें, वो ये कि इस कंपनी को ठेका कैसे मिला, इस बात को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं मीडिया में। अगर आप जाएंगे और तमाम तरीके के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। हालांकि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने कह दिया है साफ कि इनको जो बिडिंग दी गई वो नियमों के तहत ही दी गई, लेकिन ये एक बड़ा
प्रश्न चिन्ह है। ऑयल इंडिया खुद कह रही है कि जांच होगी, यानी अभी जो जवाब दिया गया है उसके बाद फर्दर जॉन एनर्जी से जांच होगी, और अगर ऑयल इंडिया कह रही है कि उसके अपने कर्मचारी इसमें पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, और कुछ लोगों को सस्पेंड करने की बात भी उन्होंने अभी कही है। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क उस जगह पर है जहां ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व की 3 नदियों सियांग, दिबांग और लोहित से मिलती है। यहां कई और जलधाराएं भी हैं। डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क की वेबसाइट बताती है कि यहां बाघ, तेंदुआ, हाथी और भालू समेत करीब 40 स्तनधारी हैं। इसके अलावा सैकड़ों तरह के पक्षी हैं, मछलियां हैं, तितलियां हैं। जैव विविधता का, जैसा हमने बताया, ये भंडार है और यहां दुर्लभ वनस्पतियां हैं। लेकिन आग के बाद जो तस्वीरें आई हैं वो परेशान करने वाली हैं। खास तौर से देखा जा सकता है कि किस तरह से वहां नदी में मौजूद डॉल्फिन भी मर गई हैं। अब आप देखिए, ऐसी घटनाएं अक्सर देश के सुदूर इलाकों में होती रहती हैं। वहां मीडिया बहुत ज्यादा, नेशनल मीडिया पावरफुल नहीं होता है, वहां आप नियमों के साथ मनमानी कर सकते हैं और ये चीजें दबी रह जाती हैं। इस खबर के साथ भी यही हो रहा है कि न्यूज़पेपर जो है, नेशनल न्यूज़पेपर्स ने इनकी रिपोर्टिंग वो कर रहे हैं, लेकिन उतनी एग्रेसिवली नहीं हो रही है जितनी बड़ी ये खबर है कि कैसे इतने लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया है, कैसे वहां इतने वन्यजीव और बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, और कैसे जवाबदेही तय करने में कहीं ऐसा ना हो कि मामला डाइल्यूट हो जाए। तो इन सब बातों को लेकर हम यहां चर्चा कर रहे हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग हैं वहां पर, जब आप उनसे बात करते हैं तो वो लोग बताते हैं कि लगातार अवहेलना, नियमों का जो वायलेशन है वो होता रहा है। उधर अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की पत्रकार जयश्री नंदी की रिपोर्ट बताती है कि इस घटना का बड़ा इन्वायरमेंटल इंपैक्ट होगा, यानी पर्यावरण पर इसका बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा। नंदी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, भारतीय वन्यजीव संस्थान यानी WII की प्राथमिक रिपोर्ट में कहा गया है, इस घटना के बाद तेल लोहित नदी में चला गया और पानी को प्रदूषित कर दिया गया, और साथ में लगे मागुरी मोटापोंग वेटलैंड में भी हानिकारक तत्व चले गए हैं। WII की रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि इस क्षेत्र में नए कुएं खोदने और ढूंढने का काम तब तक रोक दिया जाए जब तक आपदा प्रबंधन की समुचित व्यवस्था और क्षमता विकसित नहीं हो जाती। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये ऐसा इलाका है जहां ऑयल इंडिया के काफी एम्बिशियस प्लान हैं। उनके यहाँ पर पहले से ही दर्जनों ड्रिल हैं और वो कहते हैं कि अब वो नई तकनीक लाके एक्सटेंडेड जो रीच ड्रिलिंग, ERD कहा जाता है उस तकनीक को, उसका इस्तेमाल करेंगे। और जो वहां पर नेशनल पार्क है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, उसके 3.5 किलोमीटर नीचे वो एक्सटेंडेड रीच ड्रिलिंग के जरिए वहां से हाइड्रोकार्बन निकालना चाहते हैं, पेट्रोलियम तेल गैस निकालना चाहते हैं। उनका कहना है, उनका ये दावा है कि इससे ना तो पर्यावरण को कोई नुकसान होगा, ना ये किसी तरह का कोई वायलेशन है, और इसके लिए उन्हें पर्यावरण मंत्रालय से भी हरी झंडी मिल चुकी है। तो एक ऐसे वक्त में जब हमने देखा है कि इतनी बड़ी वहां पर दुर्घटना हुई है, एनर्जी एक बहुत जरूरी हमारी नेसेसिटी है और उसके लिए काम भी होना जरूरी है, लेकिन नियमों की जितनी अवहेलना हुई है उसको देखते हुए, और खासतौर से जो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII की रिपोर्ट जो हमने इस पूरी वीडियो रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि उसका क्या कहना है कि जब तक डिजास्टर मैनेजमेंट की वहां पर प्रॉपर मैकेनिज्म ना हो तब तक आगे कोई प्रोजेक्ट नहीं होना चाहिए। तो उस बात को सरकार मानती है या पर्यावरण मंत्रालय ने जो हरी झंडी दी है ERD के लिए वो काम शुरू होता है। बहरहाल ये देखने होगा और वक्त पता चलेगा। लेकिन बहुत सारे लोगों ने पहले कोरोना की वजह से अपनी जीविका खोई और ऊपर पर असर पड़ा, और उसके बाद फिर उनको अम्फन तूफान की वजह से नुकसान झेलना पड़ा, और अब वो लोग कैंपों में चले गए हैं। तो वो लोग काफी परेशान हैं। जो लोग मारे गए हैं, जो अग्निशमन जो कर्मी हैं, उनके परिवारों को तो राहत देने की बात कही गई है, लेकिन हम चाहेंगे कि इन लोगों को भी, जिनको बार बार अपना नुकसान झेलना पड़ रहा है और घरों से हटना पड़ा है, इनको भी पूरा मुआवजा मिले, इनको भी आगे इनका भी ख्याल रखा जाए, और पर्यावरण का ख्याल तो साथ में रखा ही जाना चाहिए। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इको एंड एनर्जी टॉक के बारे में अपने साथियों को बताइए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो लेकर आते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।